वालेकुम। सेकेंड ईयर बेटा, आज आप लोगों का एंडोक्राइन सिस्टम का दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस किया था। आज हम लोग इसमें थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड और उसके अलावा पाइनियल ग्लैंड डिस्कस करेंगे। थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए कि वेयर इट इज लोकेटेड। थायराइड ग्लैंड आप लोगों ने ग्रॉस में पढ़ा होगा कि ये एंटीरियर नेक रीजन जो होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अगर हम ग्रॉसली इसको देखें तो दो लोब्स होंगे इसके, और सेंटर में इसका नैरो कनेक्टिव पार्ट होगा जिसको हम इस्टमस का नाम देंगे। ठीक है, तो इस्टमस के थ्रू जो है ये इसके दोनों लोब्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। थायराइड हार्मोन आप लोगों को पता होगा, इससे तीन हार्मोन्स जो है ये प्रोड्यूस, थायराइड ग्लैंड जो है थ्री हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। T4 जिसको हम थायरॉक्सिन कॉमनली कहते हैं, T3 और कैल्सिटोनिन। डिटेल में हम लोग देखेंगे कैसे इसकी सिंथेसिस जो होती है वो थायराइड ग्लैंड से होती है। हिस्टोलॉजी के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसके जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसमें सबसे बाहर इसका एक कैप्सूल होगा जो कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का होगा। ठीक है, थायराइड ग्लैंड इज कवर्ड बाय अ थिन कैप्सूल ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कैप्सूल से कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा जो होंगे वो अराइज करेंगे, ग्लैंड में पास करेंगे इनटू द ग्लैंड, और उसके बाद इसको जो ग्लैंड है इसको इन डिस्टिंक्ट लोब्यूल्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे बाहर जो होगा टिश्यू कैप्सूल होगा, कैप्सूल से सेप्टा जो होंगे वो अराइज करेंगे, और सेप्टा जो है अपने साथ साथ ब्लड वेसल्स में और नर्व फाइबर जो है वो भी लेके आएगा, और ये फिर जो है ग्लैंड को डिवाइड करेगा लोब्यूल्स में। ठीक है, ये हमारे पास एंटीरियर नेक रीजन का एरिया है, एंटीरियर टू द लेरिंग्स ट्रेकिया। ये आप लोगों के पास थायराइड ग्लैंड पड़ा होता है। ये दो इसके आप लोगों को क्लियर क्रॉस एग्जामिनेशन में क्लियर लोब्स नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे जो नैरो पार्ट है इसका कनेक्टेड पार्ट, इसको हम इस्टमस का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ग्रॉसली देख लिया थायराइड ग्लैंड। अब अगर हम इसका हिस्टोलॉजिकल सेक्शन लाइट माइक्रोस्कोप में देखिए तो बाहर सब इसके कैप्सूल होगा। कैप्सूल से ये आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू पर है ये अराइज करते नजर आ रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा, ये सेप्टा आया और इसकी जस्ट ये लोब बन गया, फिर ये सेप्टा यहाँ से पास किया, एक ये लोब है। ठीक है, लोब्यूल है। इसी तरीके से ये लोब्यूल्स जो है इन डिस्टिंक्ट लोब्यूल्स जो है उसमें डिवीजन हुई है थायराइड ग्लैंड की। अब जो है सेप्टा की अगर हम बात करें, सेप्टा जो है कैप्सूल जो है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का है। इसी तरीके से सेप्टा के अंदर भी जो होगा वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा, अलॉन्ग विद जिसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं ब्लड वेसल्स जो है वो इसमें सेप्टा के अंदर रन कर रही है। ठीक है, ब्लड वेसल्स भी होती हैं और नाफाइबर्स होती हैं। लोब्यूल्स की अगर हम बात करें तो लोब्यूल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, जो उसके अंदर आप लोगों को थायराइड फॉलिकल्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके अंदर 30 मिलियन आप लोगों को थायराइड फॉलिकल मिलते हैं, यानी थायराइड ग्लैंड का जो यूनिट है वो थायराइड फॉलिकल है। ठीक है, क्या आप लोगों को थायराइड फॉलिकल नजर आ रहे हैं? तो ये ढेर सारे थायराइड फॉलिकल्स होंगे आप लोगों को हर लोब्यूल में नजर आएंगे। ठीक है, पैरेंकाइमा की अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड की, थायराइड ग्लैंड का पैरेंकाइमा यानी कि फंक्शनल पार्ट जो है थायराइड ग्लैंड का, उसका मैंने आप लोगों को बताया कि 20-30 में उसके अंदर स्फेरिकल तकरीबन राउंड सी शेप होती है, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम थायराइड फॉलिकल्स का नाम देते हैं। ठीक है, इंडक्शन यूनिट जो थायराइड ग्लैंड का है उसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा थायराइड ग्लैंड के अंदर? तो वो थायराइड फॉलिकल्स है, और ये थायराइड फॉलिकल्स होती हैं, ये सारे आप लोगों को थायराइड फॉलिकल्स हैं, और स्फेरिकल इन शेप है, लेकिन थोड़ी बहुत इसकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है, और बिल्कुल पास पास आप इसमें पड़े होते हैं। इनके दरमियान फॉलिकल्स के दरमियान में आप लोगों को डेंड्रिटा कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा विच इज मोस्टली कंपोज ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स, और इस बार ब्लड वेसल्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा तादाद में मिलेगी, इंटर फॉलिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अभी फॉलिकल्स के दरमियान में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसको हम इंटर फॉलिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं, और ये हाईली रिच वेस्कुलर होता है। ठीक है, तो फॉलिकल्स की हम लोगों ने बात की कि 20 to 30 मिलियन, और ये सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों के पास, इसके अंदर एक्सक्रीशंस होती हैं थायराइड फॉलिकल की, वो जो हार्मोन बेसिकली एक्सक्रीट होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं इन फॉलिकुलर ल्यूमेन में इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशंस, कोलाइड की फॉर्म में, इसको हम कोलाइड का नाम देते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट जो है थायराइड ग्लैंड का वो थायराइड फॉलिकल्स है, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है। थायराइड फॉलिकल्स की अगर हम लाइनिंग एपिथेलियम की बात करें तो इट इज लाइन बाय सिंपल
मॉडल एपिथेलियम आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जब एग्जाम्पल पढ़ी थी तो एपिथेलियम पढ़ी थी, उसके एग्जाम्पल में आप लोगों ने थायराइड फॉलिकल ड्रॉ किया था और थायराइड फॉलिकल में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइन करती है। ठीक है, फॉलिकल्स की आप लोगों को एपिथेलियम में जो बताइए सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, जो कैविटी है फॉलिकल की उसके अंदर ग्लू लाइक मटेरियल होगा, ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसको हम कोलाइट कहते हैं या थायरोग्लोबुलिन का नाम भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका जो कैविटी होगी वो होगी वो कोलाइट के साथ। इसके अलावा जो फॉलिकल्स हैं उनके दरमियान में आप लोगों को फाइन कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा जिसके अंदर उनके फाइबर्स प्रेजेंट होंगे और ये हाईली वेस्कुलर होगा। ठीक है, दोबारा से हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा थायराइड ग्लैंड जो है वो अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे तो आप लोगों को इसकी एपिथेलियम क्लियरली नजर आ रही है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम बेटा इसको पहचानने का क्या तरीका है कि सेल्स की जो हाइट और विड्थ है वो सेम है और बिल्कुल सेंटर में राउंड न्यूक्लियस आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइन करेगी थायराइड फॉलिकल्स को। हर फॉलिकल के अंदर आप लोगों को सिक्रीशंस मिल रही हैं और ये इसको हम कोलाइट का नाम देते हैं। ठीक है, फॉलिकल्स होते हैं विद कोलाइट के साथ, जो कि ब्लू लाइट मटेरियल होता है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसको हम थायरोग्लोबुलिन का नाम भी कहते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये देखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को मैंने बताया था हर फॉलिकल के अराउंड जो होंगे एक्सटेंसिव नेटवर्क होगा कैपिलरीज का, क्योंकि आप लोगों को पता है थायराइड ग्लैंड जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उनमें स्पेशल डक्ट जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, तो स्पेशल जो होती हैं वो डायरेक्टली ब्लड में जाती है। तो जहाँ जहाँ में भी एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे उनका जो फंक्शनल पार्ट होगा उनके साथ ब्लड वेसल्स आप लोगों को एक्सटेंसिव में मिलेंगी, क्योंकि डायरेक्ट जो स्पीशीज होती है वो डायरेक्टली एंडोक्राइन सेल से ब्लड में जानी होती है। ठीक है, ईच फॉलिकल इज सराउंडेड बाय एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, तो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड ईच फॉलिकल जो होगा वो प्रेजेंट होगा। अब ये जो लाइनिंग एपिथेलियम है थायराइड फॉलिकल की, उसमें आप लोगों को दो तरह की सेल्स मिलेंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थायराइड ग्लैंड में से आप लोगों को अक्सर आता है कि नेम द टाइप्स ऑफ सेल्स विच लाइन दी थायराइड फॉलिकल। तो दो तरह के सेल्स जो होते हैं वो थायराइड फॉलिकल को लाइन करते हैं, यानी कि जो उसकी एपिथेलियम है उसमें आप लोगों को दो तरह के सेल्स मिलेंगे। एक को हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं और दूसरा जो होता है वो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फॉलिकुलर सेल्स को देख लेते हैं। इन फॉलिकुलर सेल्स को हम प्रिंसिपल सेल्स का नाम भी देते हैं या फिर थायरोसाइट्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, क्यूबॉइडल इन शेप है, आप लोगों को पता है क्यूबॉइडल अभी करी है तो फॉलिकुलर सेल्स होंगे वो क्यूबॉइडल इन शेप होंगे। अब इनके जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स की, इनकी जो शेप होती है सेल्स की वो डिपेंड करती है ऑन द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यानी कि जब थायराइड ग्लैंड जो होगा वो फंक्शनली, यानी इसको हम हाइपरएक्टिव ग्लैंड का नाम भी दे सकते हैं। जो सिंपल के बारे में नॉर्मली जो लाइन कर दिया थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स को, उस वक्त ये एपिथेलियम जो होगी वो आप चेंज हो जाएगी इनटू सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो वो हाइपर एक्टिव ग्लैंड है तो उसमें कोलमनर सेक्शन होंगे वो आप लोगों को नजर आएंगे। और जब इनएक्टिव ग्लैंड होता है यानी रेस्टिंग ग्लैंड होता है, कोई एक्सक्रीशंस वगैरह जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो सेल्स जो होती हैं तो नॉर्मल तक सेल्स होंगे आप लोगों को लो क्यूबॉइडल नजर आएंगे। ठीक है, तो ये भी अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपर एक्टिव ग्लैंड और हाइपो एक्टिव, इनएक्टिव को आप हाइपो एक्टिव भी कह सकते हो। एक्टिव ग्लैंड में जो सेल्स हैं उसकी, ठीक है, और आप लोगों को थायराइड ग्लैंड की डायग्राम जो होती है वो अक्सर ड्रॉ करने के लिए आती है, तो उसमें भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ एंड लेबल द हाइपर एक्टिव ग्लैंड ऑफ हाइपर एक्टिव फॉलिकल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो हाइपर एक्टिव जब आएगा तो आप लोगों ने उसमें नॉर्मल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के साथ कोई ज्यादातर जो होंगे वो कोलमनर थायराइड ग्लैंड में कोलमनर एपिथेलियम होता है। और अगर आपको हाइपो एक्टिव आएगा तो उसकी जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम थी उसको आप लो क्यूबॉइडल का हाइट। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि क्यूबॉइडल सेल्स की जो हाइट और वेट होती है वो सेम होती है, लेकिन लो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में हाइट जो होगी क्यूबॉइडल सेल्स की वो लो हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू वेट। सो तो इनकी सेल्स की शेप जो है फॉलिकुलर सेल्स की वो लार्जली डिपेंड करती है ऑन द स्टेट ऑफ फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड। ठीक है,
तो फंक्शनल एक्टिविटी के बेस पे अगर आप लोग देखोगे तो इनएक्टिव ग्लैंड जो होगा उसमें सेल्स आप लोगों को लोब ट्यूबोइडल नजर आएंगे, और हाइपर एक्टिव या फिर एक्टिव ग्लैंड जो होगा उसमें कोलमनर शेप जो होगी सेल्स की हो जाएगी। ठीक है, अब ये एक इमेज बड़ा करके आप लोगों को दिखाया हुआ है, थायराइड फॉलिकल है, ये थायराइड फॉलिकल है, और इसको आप लोगों को क्लियरली जो है वो थायराइड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो लाइन करती हुई नजर आ रही है। अंदर जो है वो फॉलिकल्स फिल्ड हैं विद कोलाइड के साथ। जो स्पेस आप लोगों को क्लियर नजर आ रही है, ये स्टेनिंग के दौरान थायराइड जो कोलाइड होता है वो रिट्रैक्टेड हो जाता है। इसको हम नाम देते हैं रिट्रैक्टेड या फिर डिस्टॉर्टेड कोलाइड। वो ड्यू टू स्टेनिंग की वजह से ये जो होता है कोलाइड जो होता है वो इस तरह फॉलिकुलर सेल से जो होता है वो थोड़ा सा अलग नजर आता है। ठीक है, तो ये इस जिसमें आपको ये बीच में स्पेस नजर आएगी, थोड़ी सी खाली जगह बिटवीन द क्यूबॉइडल सेल्स एंड द कोलाइड, तो इसको हम फॉलिकल विद रिट्रैक्टेड कोलाइड के नाम से लेबल करेंगे। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स हैं आप लोगों को। अब यही फॉलिकुलर सेल्स अगर तो कोलमनर शेप जो होंगे वो एज्यूम करेंगे, तो इसका मतलब है कि ग्लैंड जो है वो हाइपर एक्टिव स्टेट में है। और अगर ये फॉलिकुलर सेल्स जो होंगे वो लो क्यूबॉइडल होंगे, तो इसका मतलब होगा ग्लैंड होगा वो हाइपो एक्टिव स्टेट में। ठीक है, तो नॉर्मल में आप लोगों को नॉर्मली सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगी। ठीक है, अच्छा, ये तो थी हम लोगों ने लाइट माइक्रोस्कोपी पिक्चर देखी। लाइट माइक्रोस्कोपी पिक्चर में अब आप लोगों को HNE स्टेन सेक्शन जो है उसमें अब इनके अगर हम स्टेनिंग की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो होगा वो लाइटली बेसोफिलिक नजर आएगा और सेंट्री प्लेट स्फेरिकल न्यूक्लियस नजर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखोगे तो इसमें आप लोगों को फीचर्स मिलेंगे फॉलिकुलर सेल्स में, बहुत सिक्रीटरी सेल्स के भी और एब्जॉर्प्टिव सेल्स के भी। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोपी में आप लोगों को मैंने बताया कि सेल्स का जो स्टेन लेंगे साइटोप्लाज्म जो होगा वो लाइटली बेसोफिलिक स्टेन होगा। ठीक है, इसके अलावा अब अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसके फीचर्स देखोगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप लोगों को इसके फीचर्स नजर आएंगे सिक्रीटरी भी और एब्जॉर्प्टिव भी। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ एब्जॉर्प्टिव सेल्स किस तरह आप लोग देखोगे, इनके एब्जॉर्प्टिव सेल्स के फीचर हम क्यों कह रहे हैं कि इस सेल्स में प्रेजेंट है, क्योंकि जो फॉलिकल सेल्स हैं इनके एपिकल एंड्स जो होते हैं एक सेल से दूसरे एपिकल एंड्स के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं बाय टिपिकल जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो एक तो ये फीचर होगा, और दूसरा एपिकल सरफेस में आप लोगों को स्मॉल मॉडरेट नंबर ऑफ स्मॉल माइक्रोविलाई भी नजर आएंगे। ठीक है, और ये दोनों फीचर्स शो करते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल्स की प्रॉपर्टीज को। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है एब्जॉर्प्टिव सेल्स के, यानी कि एपिकल एंड्स के जो नेबरिंग सेल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे बाय जंक्शन कॉम्प्लेक्सेस। और इसके अलावा एपिकल सरफेस में आप लोगों को कुछ स्मॉल जो होंगे माइक्रोविलाई जो है वो मिलेंगे। इसके अलावा सीटी सेल्स के फंक्शन क्या आप लोगों को मिलेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, कि साइटोप्लाज्म के अंदर आप लोगों को अबंडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा जो कि स्पेशली कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बेसल रीजन में। इसके अलावा वेल डेवलप्ड पॉजिटिव कोर्टेक्स होता है जो कि सुपर न्यूक्लियर रीजन में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, और एपिकल रीजन जो होगा उसके अंदर सीटी वेसिकल्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंडोसिटिक एंड न्यूमस लाइसोसोम्स प्रेजेंट होंगे। पैराफॉलिकुलर सेल्स की अगर हम बात करें, पहले हम लोगों ने फॉलिकुलर सेल्स को डिस्कस किया, अब हम पैराफॉलिकुलर सेल्स को देखेंगे। पैराफॉलिकुलर दो लोकेशन होती है, एक तो ये फॉलिकुलर सेल्स जो हैं और जो फॉलिकल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक तो वहाँ पे पड़े हुए आप लोगों को मिलेंगे, और दूसरा इंटर फॉलिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो फॉलिकुलर सेल्स पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं या तो वो सिंगली आप लोगों को मिलेंगे या फिर स्मॉल ग्रुप्स की फॉर्म में। ठीक है, और ये कहाँ पर होंगे, अमंग द फॉलिकुलर सेल्स। अमंग द फॉलिकुलर सेल्स कैसे होंगे, विद इन द बेसल लैमिना ऑफ द थायराइड फॉलिकल्स and the follicular cells, but do not extend to the lumen of the follicles. lumen of the follicles पे extend नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग इस तरह को दोबारा देखो लाइट माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में जो है, तो ये सारे पैराफॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, पैराफॉलिकुलर सेल्स को पहचानने का क्या तरीका है कि ये इन सेल्स को हम सी सेल्स भी कहते हैं। सी से मतलब कि ये ज्यादा क्लियर सेल्स, क्योंकि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो फुल्ली स्टेन्ड होता है या फिर स्टेन नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये लाइट माइक्रोस्कोपी पिक्चर आप लोगों को क्लियर साइटोप्लाज्म मिलेगा। ठीक है, सकते हो कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो इतना क्लियरली स्टेन नहीं है, फुल्ली स्टेन है, और ये आप लोगों को शेप के सेल्स होते हैं
इंटरफॉलिकुलर कनेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर ग्रुप्स की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये 3 पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में नजर आ रहे हैं इंटर फॉलिकुलर कैविटी टिश्यू में। इसी तरह ये पैराफॉलिकुलर सेल्स कुछ यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, और यहाँ पर आप लोगों को ये एक फॉलिकल है, यहाँ पर ये पैराफॉलिकुलर सेल्स जो हैं फॉलिकुलर सेल्स के दरमियान है, और फॉलिकुलर सेल्स के दरमियान में ये कैसे पड़े होंगे, बिटवीन द फॉलिकुलर सेल्स एंड द फॉलिकुलर सेल्स है, और ये फॉलिकुलर सेल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो इनके दरमियान में आप लोगों को मिलेंगे, और ये ह्यूमन की तरफ जो है वो एक्सटेंड किए हुए नहीं होते, ठीक है। ठीक है बेटा। तो फॉलिकुलर सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स मोस्टली लाइन करते हैं फॉलिकल्स को, पैराफॉलिकुलर सेल्स अमंग द फॉलिकुलर सेल्स भी मिलते हैं। इसके अलावा इंटरफॉलिकुलर कैविटी में आप लोगों को नजर आएंगे, ग्रुप्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये आपको फॉलिकुलर सेल्स के दरमियान में ये एक फॉलिकल है, ये फॉलिकुलर सेल्स है सारे, और बीच में ये पैराफॉलिकुलर सेल है, और ये पैराफॉलिकुलर सेल, ये फॉलिकुलर सेल, और ये पैराफॉलिकुलर सेल फॉलिकल्स की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस इज दी बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द फॉलिकल, इसके दरमियान में पड़ा हुआ, ठीक है। टिपिकल क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि वो पैराफॉलिकुलर सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसकी लोकेशन क्या है, और इनका फंक्शन क्या है, एंड व्हाई these cells are called seed cells या फिर clear cells। ये मैंने आप लोगों को वजह बताई है। पैराफॉलिकुलर सेल्स सिंगली आप लोगों को मिलेंगे, स्मॉल ग्रुप्स की फॉर्म में मिलेंगे अमंग द फॉलिकुलर सेल्स बिटवीन दी बेसल लैमिना ऑफ द फॉलिकल्स एंड द फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। और डू नॉट एक्सटेंड टू द लाइन ऑफ द फॉलिकल्स, लार्जर इन साइज होते हैं देन द फॉलिकुलर सेल्स, ये भी आप लोगों को पता होने चाहिए। फुल्ली स्किन इनका साइटोप्लाज्म होता है, और दैट्स व्हाई दीस सेल्स आर आल्सो कॉल्ड सीड सेल्स या फिर क्लियर सेल्स भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। तो सीड सेल्स और क्लियर सेल्स हम इनको कहते हैं, इसकी वजह भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि साइटोप्लाज्म होता है वो फुल्ली स्किन होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आप लोग देखोगे तो इस सेल के अंदर आप लोगों को राउंड न्यूक्लियस मिलेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेल डेवलप्ड गोल्गी ऑपरेटर, इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड स्लीटी ग्रैन्यूल्स जो हैं बेसल रीजन ऑफ द सेल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है बेटा। ये आप लोगों को एक और डायग्राम दिखाएंगे, ये फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स के दरमियान में पैराफॉलिकुलर सेल्स, अब आप लोगों को फॉलिकुलर सेल और उसकी मेम्ब्रेन मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हर जगह यहाँ पर आपको सिंगली नजर आ रहे हैं फॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स बिटवीन दी फॉलिकुलर इन द बेसल लैमिना ऑफ द फॉलिकल्स के दरमियान, ठीक है। बाकी कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है, सप्लाई लेवो और इंफीरियर कनेक्टिव टिश्यू में आप लोगों को ढेर सारी ब्लड वेसल्स मिलेगी, क्योंकि स्पेशल थायराइड फॉलिकल से जो स्क्रीट होती है इन द कोलाइड, और यहाँ से जब हार्मोन रिलीज होते हैं वो डायरेक्टली इन ब्लड में जाते हैं थ्रू दीज कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स, ठीक है। फिर क्लाइंट का और यहाँ पे दोबारा आप लोगों को पैराफॉलिकुलर सेल्स दिखा दिए, कोलाइड है, थायराइड फॉलिकल है, पैराफॉलिकुलर सेल्स है और फॉलिकुलर्स, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट आप लोगों का थायराइड ग्लैंड में अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा है कि ग्लैंड को कौन से 2 तरह के सेल्स लाइन करते हैं, थायराइड फॉलिकल्स की एपिथेलियम क्या है, और ये एपिथेलियम जो होती है उनकी फंक्शनल स्टेट ऑफ एक्टिविटी जो होती है थायराइड ग्लैंड की, उससे कैसे इफेक्ट होती है, यानी हाइपो एक्टिव में क्या एपिथेलियम होगी, हाइपर एक्टिव में क्या एपिथेलियम होगी, ठीक है। टिपिकल क्वेश्चन जो आप लोगों को आते हैं एग्जाम में, वाइवा में, एमसीक्यू, एससीक्यू में, ये सारे जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैंने आप लोगों को साथ साथ बता दिए हैं, ठीक है। हाइपर एक्टिव स्टेट ऑफ ग्लैंड में एपिथेलियम कैसे होगी, हाइपर एक्टिव स्टेट ऑफ ग्लैंड में एपिथेलियम कैसे होगी, और नॉर्मल एपिथेलियम कैसे होगी। नॉर्मल सिंपल क्यू मॉडल होगी, हाइपर एक्टिव में लो क्यू मॉडल होगी, हाइपर एक्टिव कोलमनर होगी, ठीक है। और इसी तरीके से करेगा, अगर हाइपर एक्टिव ग्लैंड होगा तो उसमें ज्यादा आप लोगों को कोलमनर सेल्स के साथ फॉलिकल्स मॉडल के साथ मिलेंगे, नॉर्मल होगा तो उसमें नॉर्मल एपिथेलियम आप लोग ड्रॉप करोगे। इसी तरीके से सेल्स की बात करें तो 2 तरह के सेल्स होंगे, फॉलिकुलर सेल्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, पैराफॉलिकुलर सेल्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी लोकेशन और आगे उनका फंक्शन। फंक्शन की अगर हम बात करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो कैल्शियम रिलीज करती हैं, और ये कैल्सिटोनिन जो होती है वो डायरेक्टली रिलीज होती है इनटू द ब्लड कैपिलरीज साउंड करिए थायराइड फॉलिकल्स को। एंडोक्राइन ग्लैंड आप लोगों को पता है जो भी सिक्रीशंस होगी वो डायरेक्टली ब्लड में जाएंगी थ्रू ये ब्लड कैपिलरीज साउंडिंग दीज फॉलिकल्स, ठीक है। कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है कि बेसिकली प्लाज्मा ब्लड कैल्शियम लेवल जो होता है उसको लो करता है, ठीक है। तो लो करता है ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन के
एंटागोनिस्ट ये काम करता है, ठीक है। तो एंड एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू पैराथायरॉइड हार्मोन। और अगर कैल्शियम लेवल कम होगा तो आप लोगों को पता है कि कैल्शियम जो है वो इनहिबिट करेगा बोन डिसॉर्प्शन को। पैराथायरॉइड हार्मोन जो होता है बोन डिसॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, और पैराथायरॉइड हार्मोन का उलट कैल्शिटोनिन है, तो कैल्शिटोनिन लोअर करेगा कैल्शियम लेवल को और बोन डिसॉर्प्शन को भी इनहिबिशन करवाएगा, ठीक है। हम लोगों ने इसका फंक्शन कर लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसकी सिंथेसिस स्टोरेज ज़्यादा आप लोगों के लिए, वैसे ये फिजियोलॉजी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी सिंथेसिस स्टोरेज एंड सिक्रेशन होती है थायराइड हार्मोन्स की, वो कैसे होती है, ठीक है। तो इसके इन सारे सिंथेसिस के लिए, उसके बाद स्टोरेज के लिए, उसके बाद जो होती है थायराइड हार्मोन्स के, थायराइड हार्मोन्स मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं हमारे पास, T3, T4 और कैल्शिटोनिन। कैल्शिटोनिन आप लोगों ने पढ़ लिया, पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं कैल्शिटोनिन, उसका फंक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया। T3 और T4 जो होंगे वो कैसे सिंथेसाइज होंगे, उसके बाद स्टोर कहाँ पर होंगे, और उसके बाद स्क्रीट कैसे होंगे, ये सारे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसके लिए 5 स्टेप्स हैं हमारे पास, 6 स्टेप्स हैं सॉरी। सबसे पहले थायरोग्लोबुलिन की प्रोडक्शन, यानी थायरोग्लोबुलिन क्या है, कोलाइड जो कि थायराइड फॉलिकल्स के अंदर फिल्ड हुआ होता है, उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है। नंबर 2 पे अपटेक ऑफ आयोडाइड। नंबर 3 पे आयोडिनेशन होती है टायरोसाइल रेजिड्यूज की। उसके बाद ये T3 and T4 की, ठीक है। उसके बाद एंडोसाइटोसिस होती है आयोडीनेटेड थायरोग्लोबुलिन की, और उसके बाद T3 और T4 की सिक्रेशन होती है। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोडक्शन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन जो है फर्स्ट स्टेप, ये सारा फॉलिकुलर सेल आप लोगों को शो किया हुआ है। दिस वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ फॉलिकुलर सेल, और ये ब्लड कैपिलरी है जो कि साउंड कर रही है फॉलिकुलर सेल को। ये इसका एपिकल पार्ट है, एपिकल प्लाज्मा लेमा है, और ये इसका बेसल प्लाज्मा लेमा है, ठीक है। और ये इसका फॉलिकुलर सेल यानी कैविटी है, ल्यूमेन है, जहाँ पर कोलाइड जो है वो स्टोर हुआ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस होती है, आप लोगों ने पढ़ा था फॉलिकुलर सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी apparatus होते हैं, वहां पर सिंथेसिस होगी। तो फॉलिकुलर सेल्स होंगे, सिंथेसाइज करेंगे और सिक्रीट करेंगे थायरोग्लोबुलिन इनटू द फॉलिकुलर कैविटी। तो सिंथेसिस होगी इन द फॉर्म ऑफ कोलाइड, ठीक है। तो ल्यूमेन में सबसे पहले थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस हुई। सिंथेसिस होने के बाद जो है ये स्प्लिट हुआ इनटू द फॉलिकुलर कैविटी या फिर ल्यूमेन। उसके बाद क्या हुआ कि फॉलिकुलर सेल्स ने ब्लड से आयोडाइड की अपटेक की। ब्लड में से, ये कैपिलरी है, यहाँ से ब्लड में से आयोडाइड जो होगा वो फॉलिकुलर सेल्स होगा उसको लेगा थ्रू द आयोडाइड पंप, जो कि लोकेटेड होगा इन दी बेसल प्लाज्मा लेमा ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स। आयोडाइड पंप है, इसके थ्रू आयोडाइड जो होगा वो ब्लड से फॉलिकुलर सेल्स लेकर, ये साइटोप्लाज्म से पास करता हुआ एपिकल जो प्लाज्मा लेमा का रीजन है वहाँ पे आएगा। वहाँ पर इस आयोडाइड की ऑक्सीडेशन होगी और ये आयोडीन में चेंज होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन होगी इनटू आयोडीन। उसके बाद इस आयोडीन की फर्दर क्या होगी, आयोडीनेशन होगी। और ऑक्सीडेशन होगी किस के यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो होगी वो कौन सा एंजाइम करेगा, एपिकल रीजन में हमारे पास, एपिकल प्लाज्मा लेमा में हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम थायराइड पर ऑक्सीडेज का नाम दे रहे हैं। और ये थायराइड पर ऑक्सीडेज जो होगा, ऑक्सीडेशन जो होगी आयोडाइड की इनटू आयोडीन में रोल प्ले करेगा, ठीक है। ये तो हो गया तीसरा स्टेप। उसके बाद क्या होगा कि इस आयोडीन की फर्दर जो है वो ये जो कोलाइड था, थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस मॉलिक्यूल था, इसके जो टायरोसिन रेजिड्यूज हैं उसके साथ इसकी आयोडीनेशन होगी, ठीक है। तो आयोडीनेशन होगी आयोडीन की टू द टायरोसिन रेजिड्यूज ऑफ द थायरोग्लोबुलिन, जिसके नतीजे में हमारे पास MIT और DIT जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। MIT के मोनो आइडोटायरोसिन और डाई आइडोटायरोसिन, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप क्या देखा कि फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं उन्होंने सिंथेसाइज की थायरोग्लोबुलिन और उसको स्प्लिट किया ल्यूमेन में। उसके बाद फॉलिकुलर सेल्स ने आयोडाइड लिया फ्रॉम द ब्लड से बाय मींस ऑफ आयोडाइड पंप, जो कि बेसल प्लाज्मा लेमा में प्रेजेंट था। एपिकल रीजन में सेल्स जो थे प्रेजेंट थे, उन्होंने ऑक्सीडेशन की आयोडाइड की आयोडीन में, और ये ऑक्सीडेशन की हेल्प ऑफ थायराइड फॉर ऑक्सीडेज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एट द इंटरफेस बिटवीन द कोलाइड एंड एपिकल प्लाज्मा लेमा ऑफ द फॉलिकुलर आयोडीनेशन होगी टायरोसिन रेजिड्यूज ऑफ थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स, यानी इस जगह पर जहाँ पे कोलाइड और
ये जो एपिकल प्लाज्मा लेमा है ये मिल रहे हैं इंटरफेस पे, आयोडीनेशन होगी आयोडीन की, और हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आएंगे, एक मोनो आयोडोटायरोसिन और एक डाई आयोडोटायरोसिन, ठीक है। तो मोनो आयोडोटायरोसिन ये आप लोगों को मिलते हैं, मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन। मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन की फर्दर ऑक्सीडेटिव कपलिंग होगी, और उसके नतीजे में आप लोगों के पास T3 और T4 हार्मोन्स होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। तो एक मोनो आयोडोटायरोसिन दो डाई आयोडोटायरोसिन के साथ मिलकर थ्री थ्री T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, और दो DIT जो होंगे यानी डाई आयोडोटायरोसिन जो है उनकी आपस में दो डाई आयोडोटायरोसिन की कपलिंग हो T4 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब हमारे पास T3 ऑक्सीडेटिव कपलिंग ऑफ आयोडीन की वजह से फॉर्मेशन ऑफ टू थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, एक ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको हम T3 का नाम दे रहे हैं, और एक टेट्रा आयोडोथायरोनिन जिसको हम T4 कॉमनली हम इसको थायरॉक्सिन का नाम देते हैं, ठीक है। दोनों बने, उसके बाद T3 और T4 अभी इनकी हमारे पास सिंथेसिस हुई है। सिंथेसिस के बाद ये यहाँ पर स्टोर होंगे, T3 और T4 अटैच होंगे कोलाइड के साथ फॉलिकुलर कैविटी के अंदर जो होंगे एस फॉर्म में स्टोर होंगे, ठीक है। फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ कि T3 और T3 and T4 add to the thyroglobulin molecules and are stored within the follicular cavity as colloid। और अब ये कोलाइड की फॉर्म में जो है वो स्टोर होंगे कैविटी के अंदर। अब जब इसकी सिंथेसिस होनी होती है, सॉरी सिक्रीशन होनी होती है, रिलीज थायराइड हार्मोन्स होंगे वो फॉलिकुलर कैविटी में कोलाइड से कैसे रिलीज होंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब इसकी रिलीज होनी होती है यानी सिक्रीशन होती है थायराइड हार्मोन्स की, तो ये कोलाइड जो होती है इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है इनटू द फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। और ये रीअब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होगा वो इसकी रीअब्जॉर्प्शन कराएगा इनटू द फॉलिकुलर सेल्स, और ये रीअब्जॉर्प्शन जो होगी वो फैसिलिटेट करेंगे माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जो सेल्स के एपिकल एंड्स में प्रेजेंट वो फैसिलिटेट करेंगे एंडोसाइटोसिस ऑफ द कोलाइड की स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। अब क्या हुआ कि जब ये यहाँ पर T3 और T4 जो है कोलाइड के साथ अटैच है, इसके बाद अब इनकी रिलीज होना यानी इन्होंने ब्लड स्ट्रीम में जाना, इनकी सिक्रीशन होनी है, तो ये T3 और T4 जो होंगे दोबारा रीअब्सॉर्ब होंगे इनटू द फॉलिकुलर सेल्स, और कोलाइड रीअब्सॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स ये आप लोगों को नजर आ रहे हैं। और ये किस फॉर्म में कोलाइड जो होगा वो वेसिकल्स की फॉर्म में रीअब्सॉर्ब होगा, और ये फैसिलिटेट करेगा माइक्रोविलाई जो कि प्रेजेंट होगा एपिकल एंड से, इसकी एंडोसाइटोसिस करेंगे कोलाइड वेसिकल्स की, और ये वेसिकल्स जो होंगे बेसल रीजन पे जाके लाइसोसोम के वेसिकल्स के साथ फ्यूज करेंगे। लाइसोसोम के अंदर जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होंगे वो जो होंगे वो डिग्रेड करेंगे थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स को, कोलाइड को, और जिसकी वजह से T3 और T4 यहाँ पर T4 और T3 थे यानी कि ये कोलाइड के साथ अटैच थे, और जब यहाँ पर ये कोलाइड के फ्री फॉर्म में आ गए तो उस वक्त ये T3 और T4 जो होंगे जब ये डिटैच हो जाएंगे फ्रॉम द कोलाइड से, फिर फ्री फॉर्म में उसके बाद बेसल लेमा से दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे इनटू द सराउंडिंग कैपिलरीज, ठीक। तो इस तरीके से ये इनकी रीअब्सॉर्प्शन होगी, और उसके बाद ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं सराउंड करिए फॉलिकल्स को, उसमें एब्सॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है इसका सिंथेसिस का, स्टोरेज का, और इसकी एक्सक्रीशन का, ठीक है। लाइसोसोमल प्रोटियोसिस ने डिग्रेड किया थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को, रिलीज किया T3 T4 के फॉर्म में, और ये हार्मोन्स जो होंगे बेसल से डिफ्यूज होंगे, एंटर होंगे ब्लड में, और वहां से और एंटर होंगे सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज से इनटू द ब्लड में, ठीक है। और इसमें 95% जो होता है वो T4 हार्मोन जो होता है वो 95% होता है, ठीक है। ये तो बेटा हमने थायराइड ग्लैंड को कवर किया। थायराइड ग्लैंड की पहले हम लोगों ने हिस्टोलॉजी देखी, फॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स देखकर उसके बाद उसकी सिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन देखी। कुछ मेडिकल एप्लीकेशन थायराइड ग्लैंड से इम्पोर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने गॉइटर का नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है कि अगर क्रोनिक डाइटरी डेफिशिएंसी हो आयोडीन की, यानी कि डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी क्रॉनिकली, तो उसकी वजह से क्या होगा कि थायराइड हार्मोन जो होंगे उसके प्रोडक्शन में
उसकी प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी, वो इनहिबिट करेगा थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को, और इसकी वजह से क्या होगा, थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो थायराइड ट्रॉफिक सेल्स जो होंगे एंटीए पिट्यूटरी के, जहाँ से वो प्रोड्यूस करेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो कंट्रोल करता है थायराइड हार्मोन के फंक्शन को, यानी कि रिलीज करवाता है T3 and T4 हार्मोन्स को। और जब आयोडीन डेफिशिएंसी होगी डाइट में, तो आयोडीन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो इसका नेगेटिव फीडबैक जाएगा थायराइड ट्रॉफिक सेल्स को, और उसकी वजह से एनडीए पिट्यूटरी जो होगा वो ज़्यादा अमाउंट में टीएसएच क्रिएट करेगा, तो जिसकी वजह से एक्सेसिव ग्रोथ होगी थायराइड फॉलिकल्स की, थायराइड फॉलिकल्स एक्सेसिवली ग्रो करेंगे, एनलार्जमेंट होगी थायराइड ग्लैंड की, और इस कंडीशन को हम गॉइटर का नाम देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को एक हेल्दी थायराइड ग्लैंड है, और ये थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट हुई है ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ टीएसएच, और इस कंडीशन को हम गॉइटर कहते हैं। और अंडरलाइन इसमें बेसिक कॉज क्या है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो। ठीक है, गॉइटर्स जो होते हैं वो यूजुअली पेनलेस होते हैं, लेकिन अगर साइज ज़्यादा इंक्रीज करके लार्ज गॉइटर जो होगा वो कफ कॉज कर सकता है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कॉज कर सकता है। इसके अलावा डाइजेशन में भी जो है वो डिफिकल्टी होता है, मेक इट डिफिकल्ट फॉर स्वॉलो या फिर ब्रीथ। ठीक है, यानी दोनों रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो है इसके साथ हो सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन बेटा ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज जो होती है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो अपना इम्यून सिस्टम होता है वो थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट होता है, अटैक करता है, और जिसकी वजह से कॉजेज इट टू मेक मोर थायराइड हार्मोन देन योर बॉडी नीड्स। ठीक है, इतना बॉडी को जरूरत नहीं है, और उससे ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होगा, और एंटीबॉडीज होंगी वो बेसिकली प्रोड्यूस होंगी, क्रॉनिक स्टिमुलेशन ऑफ पॉलिकुलर सेल्स एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, और जिसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म का नाम भी देते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म फिर ओवर एक्टिव थायराइड, लार्ज अमाउंट में आप लोगों का थायराइड हार्मोन देन योर बॉडी नीड से ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये इम्यून सिस्टम जो होता है वो अटैक करता है अगेंस्ट द थायराइड ग्लैंड, और उसके कॉज इट मेक मोर थायराइड हार्मोन। हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट होती है, इसमें आप लोगों को जो सिम्टम्स मिलेंगे इसमें लॉस होता है, नॉइस होती है हीट इंटॉलरेंस होती है, और इसके साथ साथ अदर स्वीट्स होंगे, जैसे कि ये ग्रेव डिजीज की आप लोगों को इसमें कॉमन जो इसके आई प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें बल्जिंग आईज, बल्जिंग आईज, और उसकी वजह से आईलेट्स होती हैं, रीच आईलेट्स हैं। ठीक है, बल्जिंग आईज हैं, और रेडनेस जो कि आईज में, ये भी कॉमन सिम्टम्स हैं ग्रेव डिजीज। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि थायराइड हार्मोन्स जो है वो उनका लेवल्स कम होता है, और ये किसी वजह से हो सकता है कि लोकल इन्फ्लेमेशन होगी उसकी वजह से, और इनएडिक्वेट सिक्रीशन होगी टीएसएच की, थायराइड हार्मोन यानी एंटीए पिट्यूटरी में कोई मसला हुआ है, जिसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज कम हो रहा है, वो रिलीज कम हो रहा है, तो आगे से फर्दर जो थायराइड हार्मोन्स है वो कम रिलीज होंगे। ठीक है, लोगों को क्या मिलेंगी, टायर्डनेस होगी, वेट गेन होगी, इंटॉलरेंस ऑफ कोल्ड होगी, उसमें इंटॉलरेंस ऑफ हीट थी, इसमें इंटॉलरेंस ऑफ कोल्ड, और डिफिकल्टी टू कंसंट्रेट। ठीक है, ये तो थी बेटा कुछ मेडिकल एप्लीकेशन इससे रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों ने डिस्कस करना है वो पैराथायरॉइड ग्लैंड है। पैराथायरॉइड ग्लैंड आप लोगों को ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स दिखाया हुआ है थायराइड ग्लैंड का। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड में स्मॉल ओवल मैसेज के तौर पर ये जो है पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं वो लोकेटेड होते हैं ऑन द बैक ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, यानी थायराइड ग्लैंड की जो पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स में बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड में आप लोगों को 4 स्मॉल ओवल मैसेज मिलेंगे, इनको हम पैराथायरॉइड ग्लैंड का नाम देते हैं, और ये यूजुअली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एम्बेडेड होते हैं इन द लार्जर कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या है, are 4 small ovoid masses are located on the back of the thyroid gland, बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड पे है, और लार्ज जो कैप्सूल का ग्लैंड का कैप्सूल है उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड की बात करें तो इस पे कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल आप लोगों को मिलेगा, जहाँ से कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा जो होंगे वो पेनिट्रेट करेंगे ग्लैंड में, और पेनिट्रेट करने के बाद इसको लोब्यूल्स में डिवाइड करेंगे। पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें ग्लैंड की, तो उसमें आप लोगों को एनास्टोमोसिन कॉर्ड्स जो होंगी सेल्स की वो मिलेंगी,
क्योंकि हम लोगों ने शुरू में एंडोक्राइन सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि उसमें सेल्स होंगे वो कॉर्ड्स की फॉर्म में आप लोगों को मिलते हैं, एनास्टोमोसिन कॉर्ड्स और उनके बीच में फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज जो होती हैं वो पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। स्ट्रोमा ऑफ द ग्लैंड जो होता है उसमें मेनली रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर मोस्टली फैट सेल्स मिलेंगे, ठीक है। और ये नंबर ऑफ फैट सेल्स जो होंगे वो इसके साथ साथ इंक्रीज होंगे, और यहाँ तक कि एल्डरली पीपल में एडिपोसाइट्स जो होंगे वो ग्लैंड का 60 to 70% जो ग्लैंडुलर मास होगा वो एडिपोसाइट्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में टिश्यू कैप्सूल है, सेप्टा राइज करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे ग्लैंड में, पैरेन्काइमा में आप लोगों को क्लस्टर सॉरी कॉर्ड्स या फिर क्लस्टर्स की फॉर्म में सेल्स मिलेंगे और बीच में मेस्टेटेड कैपिलरीज होंगी वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। स्ट्रोमा जो होगा ग्लैंड का उसमें रेटिकुलर टिश्यू विद एडिपोसाइट्स मिलेंगे। अब ये बेटा थायराइड ग्लैंड है, दिस वन इज द थायराइड ग्लैंड, और इसके साथ ये पैराथायराइड ग्लैंड आप लोगों को दिखाया हुआ है। पैराथायराइड ग्लैंड के डिफरेंट लोब्यूल्स आप लोगों को दिखाई हुई है। इसमें आप लोगों को पैराथायराइड ग्लैंड के बाहर की कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू ट्रैबेक्युली है क्योंकि कैप्सूल बाहर होगा, और अब ये लोब्स हैं तो इसके बाहर कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा होगा, ठीक है। स्ट्रोमा होगा कनेक्टिव टिश्यू, और ये आप लोगों को इसके अंदर दो तरह की सेल्स मिल रहे हैं जो है वो कॉर्ड्स या क्लस्टर्स की फॉर्म में, इनके बीच में फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। अब आप लोग देख सकते हो इसमें क्लियरली, अगर हम लोग इस लोब्यूल को फोकस करें तो इसमें आप लोगों को दो तरह के सेल्स नजर आ रहे होंगे। एक आप लोगों को डार्कली स्टेनिंग सेल्स नजर आ रहे हैं, ये भी क्लस्टर्स की फॉर्म में एक ये हैं और कुछ ये पड़े हुए हैं, और इसके अलावा बाकी लाइटली स्टेनिंग सेल्स है, ठीक है। ये हो गया, तो आप लोगों को इससे तो चल गया कि पैराथायराइड ग्लैंड में हमारे पास दो तरह के सेल्स होंगे, एक तो होंगे ऑप्टिकल सेल्स जो कि डार्कली स्टेनिंग सेल्स हैं, और दूसरे होंगे चीफ सेल्स जो कि लाइटली स्टेनिंग सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग देखो कि इनमें सेल्स के साइज को, ऑप्टिकल सेल्स जो होंगे वो आप लोगों को बड़े नजर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू द चीफ सेल्स, ठीक है। डार्कली स्टेनिंग है ऑप्टिकल सेल्स, चीफ सेल्स जो है लाइटली स्टेनिंग है, और ये चीफ सेल्स जो होंगे वो आप लोगों को पॉलीक्लोनल इन शेप, और ये भी रफली पॉलीक्लोनल जो होंगे वो नजर आ रहे हैं, लेकिन साइज में चीफ सेल्स से क्लियरली बड़े हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल सेल्स और चीफ सेल्स, इनको हम प्रिंसिपल सेल्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के सेल्स आप लोगों को मिलेंगे कॉर्ड्स की फॉर्म में, और इनके बीच में फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होंगी वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। The two types of cells are found in the parenchyma of the parathyroid gland of an adult। एक हैं चीफ सेल्स और दूसरे होते हैं ऑप्टिकल सेल्स। चीफ सेल्स की अगर हम बात करें तो इनको हम प्रिंसिपल सेल्स भी कहते हैं। ऑप्टिकल सेल्स से ये ज्यादा होते हैं, न्यूमरस अमाउंट में होते हैं, लेकिन स्मॉल होते हैं, पॉलीगोनल सेल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिज आप लोगों को मिलेंगे, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स, इसके अलावा लाइपोप्रोटीन पिगमेंट जो होगा वो भी आप लोगों को इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। और लाइटली एसिडोफिलिक पीएच स्टेन लेते हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें तो चीफ सेल्स होते हैं पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसको पैराथायराइड का नाम भी देते हैं। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो कैल्शियम हार्मोन के उलट काम करता है, यानी कि अब ये कैल्शियम लेवल को रेज करेगा, और रेज कैल्शियम लेवल, और इसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन जो होगा, पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो कैल्शियम लेवल को रेज करता है दो तरीकों से। एक तो ये बोन जो है उसकी रिसॉर्प्शन को स्टिमुलेट करवाता है बाय ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करता है कि वो बोन की रिसॉर्प्शन करें, और दूसरा के वेनस एक्सक्रीशन जो होती है कैल्शियम की उसको डिक्रीज करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट करता है रिसॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस इन द किडनी टिश्यूज, ठीक है। दो तरीकों से कैल्शियम लेवल जो है बॉडी में इंक्रीज कर रहा है। चीफ सेल्स का फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा कि ये पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है। ऑप्टिकल सेल्स की अगर हम बात करें तो इनका नंबर जो होता है वो इंक्रीज होता है विद एज, और प्यूबर्टी में ये अपेयर होना शुरू होते हैं। सेल्स जो होते हैं वो रफली पॉलीगोनल होते हैं, लेकिन अब इनका साइज होगा वो चीफ सेल से बड़ा होगा, क्लस्टर्स की फॉर्म में होंगे, और इंटेंसली एसिडोफिलिक होंगे वो स्टेन होंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म में लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, दैट्स व्हाई दे आर इंटेंसली एसिडोफिलिक। फंक्शन जो होता है इनका अननोन होता है, ठीक है। तो बेटा पैराथायराइड जो होगा इसमें इंपॉर्टेंट जो है इसके दो सेल्स हैं, चीफ सेल्स ऑक्सीपिटल सेल्स, और इनका फंक्शन चीफ सेल्स इंपॉर्टेंट है कि इसका फंक्शन जो है वो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चीफ सेल्स ज़्यादा होंगे लेकिन स्मॉल इन साइज होंगे, पॉलीगोनल सेल्स होंगे, लाइटली एसिडोफिलिक होंगे। उसके बाद ऑप्टिकल सेल्स स्मॉल इन अमाउंट में होंगे लेकिन लार्जर इन साइज होंगे, क्लस्टर्स की फॉर्म में मिलेंगे, इंटेंसली एसिडोफिलिक होंगे, और
इनका फंक्शन होता है वो अननोन होता है, जबकि कुछ सेल्स जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन जो होगा वो कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा बाय स्टिमुलेटिंग रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन और बाय ऑस्टियोब्लास्ट, और उसके अलावा डिक्रीज करेगा रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम by stimulating the resorption of the calcium ions from the distal kidney tubules। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो थी पैराथायरॉयड ग्लैंड में। उसके बाद इसके हम कुछ मेडिकल एप्लीकेशन लेते हैं। दो कंडीशंस होती हैं, एक हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है और एक हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सक्रीशन जो होती है पैराथायरॉयड वो कम होती है और इसकी वजह से बोन्स होती हैं ज़्यादा मिनरलाइज होती हैं, डेंसर होती है, क्योंकि कैल्शियम जो है अब वो बोन से रिलीज नहीं हो रहा, रिजॉर्प्शन नहीं हो रही बोन्स की, तो जिसकी वजह से बोन्स जो है वो अब ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर मिनरल डिपॉजिट्स हो रहे हैं, तो बोन जो होगी वो मोर मिनरलाइज हो जाएगी, कैंसर हो जाएगी। और इसके अलावा स्ट्राइटेड मसल्स होंगे वो अबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे ड्यू टू इनएडिक्वेट कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन। कैल्शियम आयन की रिलीज ब्लड में ज़्यादा नहीं हो रही, पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में इसकी रिलीज ज़्यादा करवाता है, तो इसकी वजह से मसल्स कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो मसल्स होंगे वो अबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो शो करेंगे। ठीक है, इसके उलट अगर हम कंडीशन देखें हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में एक्सेसिव पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा। एक्सेसिव पैराथायरॉयड हार्मोन होगा वो स्टिमुलेट करेगा ऑस्टियोब्लास्ट के नंबर और एक्टिविटी को, इंक्रीज लेवल जो होगा ब्लड कैल्शियम होगा, रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा। ये ब्लड कैल्शियम लेवल जो होगा ये फिर में डिपॉजिट हो जाएगा अब नॉर्मली पैथोलॉजिकली कार्टिलेज में, आर्टरीज में या फिर किडनीज में। ठीक है, तो दोनों कंडीशन जो है वो अफेक्ट करती हैं बॉडी को। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में पैराथायरॉयड हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहे हैं और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, और दोनों के अपने अपने इफेक्ट्स हैं। लास्ट में आप लोगों ने जो पढ़ना है वो पाइनियल ग्लैंड, इसको हम पाइनियल या पीनियल ग्लैंड दोनों बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम एपिफिसिस सेरेब्रल या फिर पाइनियल बॉडी का नाम भी देते हैं। पाइनियल ग्लैंड जो होगा वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, पाइन कोन की शेप का ये स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पाइनियल। और शॉर्ट स्टॉक के थ्रू जो है ये रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल के साथ जो होगा वो अटैच होगा। इसके बाहर पाया मेटल का कैप्सूल होता है और वहाँ से ही कैरेक्टरिस्टिक सट्टा जो होता है वो एंटर होता है और यही कैरेक्टरिस्टिक सट्टा जो होता है वो सेंड करता है इनटू द ऑर्गन एंड डिवाइड करता है ग्लैंड को इनटू इनकम्प्लीट लोब्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें भी दो तरह के सेल्स आप लोगों को मिलेंगे, एक पिनियलोसाइट्स होते हैं और दूसरा इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। पिनियल ग्लैंड मैंने आप लोगों को बताया, इसको हम एपिफिसिस सेरेब्रल या पाइनियल बॉडी का नाम भी देते हैं। ये एक शॉर्ट सर्क्यूट रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल के साथ अटैच होता है। पी शेप, पी साइज शेप जितना इसका जो होगा वो स्ट्रक्चर होगा। इसके पाया मेटल का कैप्सूल होता है और वहीं से कैल्शियम सट्टा जो होता है वो ग्लैंड में जाते हैं और उसको इनकम्प्लीट लोब्यूल्स में डिवाइड करते हैं। दो तरह के सेल्स मैंने आप लोगों को बताया है। ये आप लोगों को पाइनियल ग्लैंड की लोकेशन दिखाई है, जिस वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पाइनियल ग्लैंड है और ये एक शॉर्ट स्टॉक है उसके थ्रू थर्ड वेंट्रिकल के साथ अटैच होगा। स्मॉल ग्लैंड होता है, पी साइज का जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसके दो तरह के सेल्स हैं, पिनियलोसाइट्स और इंटरस्टिशियल सेल्स जिसको हम कहते हैं। पिनियलोसाइट्स पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं पिनियल बॉडी के और जो क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं और इनके अराउंड साइनोसॉइडल कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म जो होगा वो स्लाइटली बेसोफिलिक होगा। इसका न्यूक्लियस जो होता है वो आप लोगों को लोकेटेड या फिर इंटेंटेड मिलेगा। ठीक है, डीपली इंटेंटेड न्यूक्लियस होता है, वेसिकुलर होता है और एक या एक से ज़्यादा जो आप लोगों को प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाइट्स होंगे वो इसके न्यूक्लियस में मिलेंगे। ठीक है, हर सेल जो होगा उसके दो या उससे ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेसेस होंगे और इनके जो एंड होंगे वो विच एंड इन द फ्लैटेंड डायलेटेशन अप्लाइड होंगे टू ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, और पिनियलोसाइट्स का फंक्शन क्या है कि ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं मेलाटोनिन और इसके अलावा अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस होते हैं वो रिलीज करते हैं। ये बेटा आप लोगों को हिस्टोलॉजिकल लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है पिनियल बॉडी का या पिनियल ग्लैंड का। ये दिस वन इसी के एस से कनेक्टेड टिश्यू सकता है, ये एक लोब्यूल है ग्लैंड का। इसके अंदर आप लोगों को ये पिनियलोसाइट्स नजर आ रहे हैं
बेसोफिलिक न्यूक्लियस, अंदर न्यूक्लियस नजर आ रहा है और आप लोग और से देखो तो न्यूक्लियस होगा वो आप लोगों को इंडेंटेड भी मिलेगा, ठीक है। ये पिनियालोसाइट्स आप लोगों को मिल रहे हैं इसके अलावा एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट का, इसको हम कहते हैं कॉर्पोरा एरिनेशिया। ये बेसिकली लैमिनार बॉडीज होती हैं, यहाँ पे क्या आप लोगों को नजर आ रही है बॉडीज होती है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिटेड होते हैं लैमिनीज की फॉर्म में। ये हम आप आगे देखते हैं इसकी क्या चीज़ है। इंडस्ट्रियल सेल्स की हम लोग बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सेल्स जो होते हैं वो ग्लायल सेल्स होते हैं, स्पोर्टिंग सेल्स की तरह का काम करते हैं, स्पोर्टिंग सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 5% ऑफ द सेल्स पिनियल ग्लैंड में बनाते हैं। मॉडिफाइड एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स आप लोगों को स्पोर्टिंग सेल्स हैं और ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स की। तो मॉडिफाइड एसिड्स हैं, पोजेस लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं, न्यूक्लियस elongated डार्कली स्टेनिंग होगा। सेल्स जो होंगे वो बिटवीन द कॉर्ड्स एंड क्लम्प्स ऑफ पिनियलोसाइट्स और पेरीवेस्कुलर रीजन्स में ये सेल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। अब होता क्या है कि सेकंड डिकेड ऑफ लाइफ से यानी कि फ्रॉम 10 to 11 ईयर्स से कैल्सिफाइड कॉन्फेक्शंस जो होती हैं वो पिनियल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर अपीयर होना शुरू होती है। मल्बरी शेप की होती हैं, वेरिएबल साइज होता है इनका और इन कॉन्क्रीशंस को हम कॉर्पोरा या फिर नाम देते हैं, ठीक है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन लोगों को आ सकता है कॉर्पोरा एरिनेशिया क्या है या फिर ग्रीन क्या है। बेसिकली ये कैल्सिफाइड कॉन्क्रीशंस होती हैं इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द पिनियल बॉडी। मल्बरी शेप के स्ट्रक्चर होते हैं और किसके होते हैं, कॉन्क्रीशंस किस चीज़ की होती हैं। कॉर्पोरा एरिनेशिया बेसिकली लैमिनार स्ट्रक्चर होता है, बेसोफिलिक स्टेन होता है इनका। इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होते हैं कॉन्सेंट्रिकली अराउंड एन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। होता क्या है कि मेलाटोनिन जो कि रिलीज हो रहा है फ्रॉम द पिनियालोसाइट से इन कॉम्बिनेशन विद कैरियर प्रोटीन। तो ये क्या होता है कि आफ्टर रिलीज ये कैरियर प्रोटीन जो होती हैं वहाँ से मेलाटोनिन से डिसोसिएट हो जाती हैं और उसके बाद ये अट्रैक्ट करती हैं बेसिकली, और ये हार्मोन से जो होंगे वो डिसोसिएट हो जाएंगे और हार्मोन जो होगा मेलाटोनिन ये उसके बाद अट्रैक्ट करेगा कैल्शियम। तो कैरियर प्रोटीन ये कैरियर प्रोटीन जो होंगी ये अट्रैक्ट कैल्शियम आयंस को। तो कैरियर प्रोटीन्स कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो होगा ये डिपॉजिट होगा पानी के अंदर एज कॉर्पोरा एरिनेशिया, ठीक है। तो ये एक कॉर्पोरा एरिनेशिया बनाएगा और ये कॉर्पोरा एरिनेशिया जो होगा वो एज के साथ साथ जो होगा वो इसका नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है बेटा। तो फाइनल एंड में इसकी लोकेशन और इसके अंदर दो तरह की सेल्स हैं वो आप लोगों को मैंने बताया है, पिनियालोसाइट्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। पिनियालोसाइट्स क्या स्क्रीट करते हैं मेलाटोनिन और कॉर्पोरा एरिनेशिया क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये आप लोगों को इसके अंदर पता होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली पाइनियल ग्लैंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है और रेगुलेट करता है हार्मोन जिसके अंदर मेलाटोनिन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेलाटोनिन आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, इसका रोल इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रेगुलेटिंग स्लीप पैटर्न्स में है, ठीक है। तो मेलाटोनिन जो होता है वो पिनियालोसाइट से रिलीज होता है और इसकी जो रिलीज होती है वो डिपेंड करती है अपॉन द डे लाइट और डार्क में, यानी मेलाटोनिन रिलीज फ्रॉम द पिनियालोसाइट्स इज प्रोमोटेड बाय डार्कनेस। डार्कनेस में इसकी रिलीज ज़्यादा होगी और इनहिबिटेड होगी बाय डे लाइट से, ठीक है। तो डायूरिनल फ्लक्चुएशन इन द ब्लड मेलाटोनिन लेवल्स इंड्यूस करेगा रिदमिक चेंजेस इन द एक्टिविटी ऑफ द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड और अदर एंडोक्राइन टिश्यूज में, ठीक है। साइकिल ऑफ लाइट और डार्कनेस जो होगा वो डिटेक्ट कहाँ पर होगा, विद इन द रेटिना में, और वहाँ से ट्रांसमिट होगा टू द ग्लैंड बाय द रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट, सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस और सिंपैथेटिक फाइबर्स का जो ट्रैक्ट होता है वो एंटर होगा पिनियल ग्लैंड में, ठीक है। सो आसान लफ्जों में अगर हम बात करें तो डार्कनिंग हैज टू बी फाउंड टू इंक्रीज द सिंपैथेटिक आउटपुट। डार्कनिंग जो होगा वो सिंपैथेटिक आउटपुट इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से इंक्रीज की मेलाटोनिन की बाय पिनियालोसाइट्स। और इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो कोई लाइट जो होगा वो इसकी मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा। मेलाटोनिन जो होगा वो पास करेगा आइदर बाय द ब्लड या फिर थ्रू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहाँ पर ये सप्रेस करेगा एक्सक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। सो इट इज देयरफॉर सपोज दैट द पीनियल ग्लैंड का जो कुछ रोल्स प्ले सम रोल इन कंट्रोलिंग सेक्सुअल ड्राइव में इसका रोल होता है और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। वैसे तो इसका फंक्शन है वो अनसर्टन है, लेकिन इसकी
मेलाटोनिन की जो एनडीएपी में पास करता है और सप्रेस करता है एक्सक्रीशन ऑफ ग्लैंड हार्मोन्स को सपोज किया जाता है कि पीनियल ग्लैंड जो है उसका रोल है इन कंट्रोलिंग सेक्सुअल ड्राइव और रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स। इसके मेडिकल एप्लीकेशन हम देख लेते हैं कि डेंसली कैल्सिफाइड कॉर्पोरा एरिनेशिया। कॉर्पोरा एरिनेशिया आप लोगों को नजर आएगा और इसको आप यूज कर सकते हैं एज ए लैंडमार्क फॉर द मिड लाइन लोकेशन ऑफ फीमेल ग्लैंड। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन आप लोगों ने ब्रेन का करना होता है तो इसमें आप लोग कॉर्पोरा एरिनेशिया जो होता है पाइनियल ग्लैंड का उसको लैंडमार्क के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं। ये कॉर्पोरा एरिनेशिया की जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कॉर्पोरा एरिनेशिया का स्ट्रक्चर क्या है, हाउ इट इज फॉर्म और व्हेन इट इज फॉर्म, ये सेकंड डिकेड ऑफ लाइफ से बनना शुरू होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आप लोगों को आ सकता है, ठीक है। डेंसली कैल्सिफाइड कॉर्पोरा एरिनेशिया ये लैंडमार्क के तौर पर यूज हो सकता है इन वेरियस रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी। इसके अलावा अगर हम ट्यूमर्स की बात करें जो कि पिनियल साइट से ओरिजिनेट होते हैं बहुत कम होते हैं और ये बिनाइन भी हो सकते हैं और हार्डी मलिग्नेंट भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो था बेटा आज का आप लोगों का लेक्चर। आप लोगों को कुछ नहीं समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हो और उम्मीद है मुझे तो कोई नहीं पूछेगा तो आप लोग तो या तो उनके लगता है सब कुछ समझ आ रहा है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूसरी बात है कि ये आप लोगों का सेकेंड लेक्चर था एंडोक्राइन सिस्टम का। इसके बाद थर्ड लेक्चर जो होगा वो एड्रिनल ग्लैंड का होगा और उसके बाद आप लोगों का स्पेशल सेंसेस का जो चैप्टर होगा वो स्टार्ट होगा। ये सारे लेक्चर्स होंगे आपके नेक्स्ट टाइम से डॉक्टर फोसिया लेंगे, ठीक है बेटा। तो मेरी तरफ से आप लोगों का ये लास्ट लेक्चर था। इसके बाद नेक्स्ट होगा वो एड्रिनल ग्लैंड का लेक्चर होगा, वो आप लोगों का कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर फोसिया। आप लोगों को अगर नहीं कुछ समझ आई तो मुझसे पूछ सकते हो क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने बाद में डॉक्टर फोसिया से कहना कि हमें जो पिछला मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया। तो अभी लोगों के पास टाइम तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को साथ साथ बता दी है थायराइड ग्लैंड की, क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है नेक्स्ट टेस्ट जो होता है वो आप लोगों का दो टेस्ट रहेंगे। एक तो होगा जो मेल फीमेल यूरोजेनिटल सिस्टम और उसके बाद एंडोक्राइन स्पेशल सेंसेस और सीएनएस का इकट्ठा टेस्ट आएगा, ठीक है। तो एंडोक्राइन में पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड में या आप लोगों को मैंने कवर मैंने आप लोगों को करवाया। इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड और उसके बाद स्पेशल सेंसेस जो है वो आप लोग डॉक्टर होकर से कराएंगे, ठीक है बेटा। तो एनी क्वेश्चन प्लीज यू कैन आस्क, कोई भी क्वेश्चन किसी चीज़ से भी रिलेटेड आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद हम लोग एंड करते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोगों को इसमें बता दिए थे। थायराइड ग्लैंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें थायराइड ग्लैंड है, उसके सेल्स हैं, उसकी स्पेशंस जो हैं, थायराइड हार्मोन्स जो हैं स्पेशन कैसे होंगे वो सारा प्रोसेस है। हाइपर एक्टिव और हाइपर एक्टिव ग्लैंड जो है वो उसमें एपिथेलियम है वो कैसी होगी। और इसके अलावा पैराथायरॉइड ग्लैंड में दो तरह के सेल्स हैं वो बस इम्पॉर्टेंट है इसमें। डायग्राम भी थायराइड ग्लैंड के ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पाइनियल ग्लैंड में जो इम्पॉर्टेंट था वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो नो क्वेश्चन तो ठीक है। हालांकि नेक्स्ट टाइम आपका लेक्चर जो होगा वो डॉक्टर फुल लेंगे और नेक्स्ट टाइम आप लोगों का एड्रिनल ग्लैंड होगा जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।